वंदे मातरम। 5 नवंबर 2020 सायं 8 बजे रोजाना की तरह उदय मन्ना आप लोगों से मिलने के लिए हाजिर हो चुका है और आप लोगों का इंतजार है। आप सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर एनर्जी जिसको कहते हैं, जिससे कि सकारात्मक परिणाम मिले आपको, पूरे देश को। तो ये बहुत ही ज़रूरी है, अपनी सोच को सकारात्मक। और मैं देख रहा हूँ हरिद्वार से विकास झा जी आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए पत्रकार हैं, जुड़ चुके हैं। धन्यवाद विकास जी। मयंक जी पटना से जुड़ चुके हैं। दीपक स्मिता श्रीवास्तव जी दिल्ली से जुड़ चुके हैं। और दीपक जी की एक खासियत बता दें कि ये फेसबुक कर देते हैं और इससे क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम लोगों का काम आसान हो जाता है और एक एक आदमी जो है वो कई लाख लोगों तक पहुंच जाता है। क्योंकि आज के ज़माने में सोशल मीडिया का सदुपयोग और सकारात्मक पत्रकारिता यही चीज़ रह गया है देश के लिए। राष्ट्र प्रथम, वंदे मातरम। और अमित कुमार जी भी जुड़ गए हैं। जय हिंद अमित कुमार जी। और हमारा नंबर भी आप लोग के पास है, आप लोग शेयर कर दें तो कुछ लोग और आरजेएस फैमिली के विस्तार में, क्योंकि हम लोग सकारात्मक भारत आंदोलन कर रहे हैं, ये भारतीय परिवार का एक आंदोलन है और वो आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि अगर किसी को नहीं पढ़ना है तो भाई सकारात्मक रहिए, समाज के लिए भी, देश के लिए भी। और पत्रकारिता अगर करते हैं तो सकारात्मक पत्रकारिता कीजिए, सामाजिक सरोकार की पत्रकारिता कीजिए, तो आप सुरक्षित भी रहेंगे। और जो कुछ भी देश के हालात चल रहे हैं और इस पर भी चर्चा हम लोग करेंगे, क्योंकि ये ताज़ा ताज़ा घटना जो है वो देश को दिशा देने के लिए भी बनाया जाए, क्योंकि गलतियां होती हैं लेकिन उसमें रचनात्मक और सुधारात्मक कदम की तरफ अगर बढ़ते हैं और इसमें अपने विचार जो है ना आप लोग पेस्ट करते रहें कमेंट्स बॉक्स में, क्योंकि ये यूट्यूब पे चला जाता है। तो आप जानते हैं यूट्यूब पे वर्षों वर्षों तक पता नहीं देश विदेश में कितने लोग, जो भी मैं नाम ले रहा हूं, अनिल कुमार गुप्ता साहब, जय हिंद। तो जो लोग नए जुड़ रहे हैं, आरजेएस स्टार नरेंद्र टेटेसर जी जुड़ रहे हैं, तो आप लोग अपने स्टेट भी अगर बता देते हैं तो आपस में जो ये परिवार फेसबुक फ्रेंड्स का है, आरजेएस फैमिली का है, बता। और अनिल जी को बता दें कि आरजेएस फैमिली 19 व्हाट्सएप ग्रुप हैं जिसके माध्यम सुशील खन्ना जी जुड़ चुके हैं, आरजेएस फैमिली में हैं। तो जो लोग दिल्ली में हैं उनको मैं जान रहा हूं, लेकिन बहुत से लोग जो हैं आपको और अन्य लोग नहीं जानते हैं। तो हम लोग क्या है, मैक्सिमम इसका सदुपयोग करें अपने और अपनों के लिए। जो भी जुड़े हैं वो हमारे हैं, आप अपने हैं, और अपनों तक इसकी जानकारी को पहुंचाएं, क्योंकि इस जानकारी से आपकी जिंदगी में जो ऊर्जा आएगी वो ऊर्जा आपके रिश्तेदारों, नाते रिश्तेदारों में भी जानी चाहिए, क्योंकि उनके साथ आपको जिंदगी गुजारनी। सकारात्मक सोच का मंत्र है ये। 5 साल से हम लोग इसका राग आलाप रहे हैं, कुछ तो बात है। और सुशील खन्ना जी सकारात्मक सोच के साथ ये सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाएं, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराएं। ऐसा ना जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों करें हम किसी का मशाल जलाएं, सकारात्मकता के उदय का उद्घोष कराएं। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाएं, आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। तो आपने देखा कि सकारात्मक सोच से सरकार को कैसे जगाया जाए। तो ये सब कुछ निर्भर करता है आप सभी लोगों के कमेंट्स पे कि आप लोग किस दिशा में सोच के लिए। आपके कमेंट्स जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, लेकिन वो सकारात्मक होने चाहिए, यानी कि जन सरोकार से संबंधित होनी चाहिए। अगर जन सरोकार से संबंधित
कोई पत्रकारिता या कोई मीडिया संस्थान अगर उस तरह की पत्रकारिता करता है तो वो कितना अच्छा है। और बनिस्पत अगर कोई एक स्क्रिप्टेड या अपने एजेंडा को चलाना चाहता है, देश पर थोपना चाहता है, या फिर जिस तरह की जो डिस्कशन होते हैं, जिसको आप जो भी नाम दे दें, जिस तरह से चिल्लाते हैं लोग, और जिस तरह से हमारी संस्कृति इस तरह की तो नहीं है और उस चिल्लाने का कोई निचोड़ नहीं निकलता है। तो इस तरह की क्योंकि चौथा स्तंभ, इस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे, लेकिन आप लोगों के कमेंट्स जो हैं वो बहुत ही जरूरी हैं, क्योंकि इससे एक माहौल बनता है और आपका माहौल बनेगा। आप जो विचार कर रहे हैं वो माहौल आपको ही बनाना है, कोई दूसरा आपको अच्छा माहौल दे देगा या आरजेएस फैमिली आपको सकारात्मक भारत दे देगी, ऐसा नहीं होता है। ये अपने आप पे निर्भर करता है, क्योंकि आपका शरीर है। अब आपका शरीर अगर सकारात्मक सोचता है तो उससे सकारात्मक बातें निकलेंगी, वो सकारात्मक बातें फिर वायुमंडल में जाएंगी। और सोशल मीडिया कितना प्रभावी है, तो हम आप लोगों का जो नाम लेते हैं, आकांक्षा जी जय हिंद, तो वो जो है यूट्यूब पे नाम चला जाता है। तो आपके जो कमेंट्स हैं, वो आपके विचार जो हैं वो यूट्यूब पे चले जाएंगे, फिर 19 ग्रुपों में ये साझा किया जाता है जो कुछ भी यहाँ पे हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तो जब तक आपके विचार नहीं आएंगे तब तक विचार क्रांति कैसे होगी, सकारात्मक क्रांति कैसे होगी। इसलिए फेसबुक लाइव का आज आप जानते हैं कि 84वां दिन है, 84वां दिन है, और जल्दी हम लोग सेंचुरी करने वाले हैं। और इसका महत्व जो है आप पर निर्भर करता है, आपकी जिम्मेदारियों पर निर्भर करता है, क्योंकि आपके पास बहुत शक्ति है जो आप लिखेंगे और उस पर जब चर्चा होगी तो फिर ये वातावरण में जाएगा। लेकिन फिलहाल कुछ ऐसी घटनाएं हैं, दिल्ली से शुरू करते हैं। दिल्ली वासियों के लिए कई जो बच्चे हैं वो निराश भी हो सकते हैं, लेकिन दीपावली पहले सुरक्षित मनाने की बात चल रही थी, लेकिन आज दिल्ली सरकार ने बिल्कुल ये जानकारी घर घर तक जानी चाहिए, ताकि बच्चे भी अपना मानसिक जो है वो तैयारी कर लें कि आखिरकार दिल्ली सरकार ने पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे प्रदूषण को रोकने में काफी मदद मिलेगी और दिल्ली के लोग अब किसी भी प्रकार के पटाखे नहीं जला सकेंगे। यहां तक कि ग्रीन पटाखे पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। कितनी बड़ी अहम खबर है कि बच्चों को अभी से मानसिक रूप से तैयार रहने की और करने की जरूरत है। दरअसल दिल्ली में कोरोना के लगातार मामले बढ़ रहे हैं। पिछले कई दिनों से 5000 से अधिक केस सामने आ रहे हैं। इसके अलावा प्रदूषण खराब स्थिति में पहुंच गई है। इन्हीं सभी मामले को लेकर बृहस्पतिवार यानी कि आज मुख्यमंत्री केजरीवाल जो दिल्ली के हैं, उन्होंने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। मीटिंग में यह फैसला किया गया कि राजधानी में अब पटाखे पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया जाए। इससे पहले कोलकाता हाईकोर्ट ने एक और ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए बंगाल में काली पूजा, जगद्धात्री पूजा और कार्तिक पूजा और छठ पूजा के दौरान पटाखे फोड़ने पर पूरी है। राज्य में पटाखों की खरीद बिक्री पर भी रोक रहेगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी पटाखों पर बैन लगाया जा चुका है। तो ये जानकारी जो है बहुत ही अहम है और इन जानकारियों को पहुंचाना भी अहम है। हालांकि बहुत से पत्रकार हैं, इन चीजों पे जानकारी वो पहुंचा रहे होंगे। सामाजिक जिम्मेदारी भी बनती है, ताकि वो बच्चा जो कि इंतजार करता है दीपावली का कि इस बार इस तरह के पटाखे, उस तरह के पटाखे, वो कल्पना में रहता है, तो धीरे धीरे उसका जो समझदारी है वो बढ़ेगी। क्योंकि अचानक उसको कह देंगे कि पटाखे नहीं जला सकते, उसने तो सपने बना लिए हैं। तो अभी दीपावली में काफी समय है, सरकार ने सही समय पर फैसला ले लिया है देशों का, और इनके जो इनकी घोषणा है उसको पालन भी करना है, क्योंकि कानूनन इसका रूप दे दिया गया है। पट बेच भी नहीं, से मजार से वो गायब हो जाएंगे। अब तक तो दिख रहे थे कि आसपास नहीं जहां पब्लिक है, लेकिन आप कहीं मैदान में जाके छोड़ सकते हैं। कुछ ऐसी भी बातें चल रही थी, लेकिन अब दिल्ली के अंदर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया गया है। मुख्यमंत्री केजरीवाल, दिल्ली सरकार ने स्वयं इस बात को कह दिया है। तो इस पर विश्वास आप लोग कीजिए और इसी अनुसार से अपने बच्चों को भी तैयार कीजिए कि बेटे पटाखे का दूसरा रूप जो है ना उसको ले आइए कि किस तरह से आप मनोरंजन कर सकते हैं। डिजिटल भी आप मोबाइल पे भी कुछ ऐसा कर सकते हैं, वो सब सोशल मीडिया के पास आ जाएगा। अच्छा, अब आज वैश्विक समाचार की बात करें तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण जो सुपर पावर जिसको कहा जाता है अमेरिका, और अमेरिका में हुए राष्ट्रपति चुनाव की वोटों की गिनती जारी है। राष्ट्रपति पद के लिए
पार्टी की ओर से, वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से पूर्व उपराष्ट्रपति जो बिडेन मैदान में हैं, बाइडेन बहुमत के करीब पहुंच चुके हैं और 538 इलेक्टोरल वोट्स में से बहुमत के लिए 270 वोट्स की जरूरत है। फिलहाल बाइडेन के हिस्से 264 इलेक्टोरल वोट्स, जबकि ट्रंप के पास सिर्फ 214 वोट्स हैं। बाइडेन बहुमत के आंकड़े जो कि 270 में है, उसमें हालांकि अभी कई प्रमुख राज्यों के नतीजे आने बाकी हैं। वहीं ट्रंप ने वोटों की गिनती पर सवाल उठाया है। इसके लिए ट्रंप सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। ट्रंप ने ट्वीट कर कहा है कि कल जहां हम जीत रहे थे वहां अचानक पीछे कैसे हो गए। पिछली रात कई राज्यों में डेमोक्रेट ने मतगणना पर कंट्रोल किया। वहीं बिडेन ने कहा कि हमें पूरा भरोसा है कि जीत हमारी ही होगी, मगर यह सिर्फ हमारी अकेले की जीत नहीं होगी, यह जीत अमेरिका के लोगों की होगी, हमारे लोकतंत्र की होगी और अमेरिका की होगी। दूसरी तरफ ट्रंप के चुनावी अभियान ने पेंसिल्वेनिया, मिशिगन और जॉर्जिया सरकार पर मुकदमा दायर किया है। इन राज्यों में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अपने प्रतिद्वंदी जो बिडेन से पीछे रह गए हैं, यानी कि जो ये कोर्ट में चले गए हैं और ट्रंप कह रहे हैं कि हम आगे चल रहे थे, हम अचानक पीछे कैसे हो गए। तो ये अमर उजाला की खबर आप तक पहुंचाई। तो इस तरह की चीजें समाज में होती रहती हैं। इलेक्शन है, चुनाव है, आगे पीछे होते रहते हैं, लेकिन अब उसमें जब कोर्ट में गए हैं तो फैसला उनके है, उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकता है आदमी। थोड़ा इंतजार करें हम लोग। और आज जैसा कि हम कहते हैं कि हम लोग सकारात्मक पत्रकारिता की ओर आगे बढ़ें, तो अचानक एक बहुत ही शख्सियत हैं जिनकी काफ़ी प्रेरणा ली जा सकती है, जो पूर्व महानिदेशक रह चुके हैं प्रकाशन विभाग के और वरिष्ठ साहित्यकार हैं। कई किताबें लिखी हैं उन्हें, इन पर जो है कई रिसर्च वगैरह भी हुए हैं, शोध भी होते हैं। ऐसे हैं डॉक्टर श्याम सिंह शशि। श्याम सिंह शशि जो प्रकाशन विभाग के पूर्व महानिदेशक रहे हैं, और इनसे टेलीफोन पे अचानक हम लोग जैसे बातचीत करते हैं, जा चुका हूं, तो बातचीत के क्रम में बहुत अच्छी अच्छी बातें आने लगी। तो फिर मैंने सोचा कि हमारे आरजेएस फैमिली में एक एजुकेशन ग्रुप भी है। मैं आप लोगों से चाहूंगा कि अगर आप लोगों का बच्चा जो है 7वीं 8वीं से ऊपर का है, 12वीं तक का, तो उसको उस एजुकेशन ग्रुप में आप रख सकते हैं, क्योंकि उसमें स्पेशली एजुकेशन की चीज़ें डाली जाती हैं और उसमें शिक्षक भी हैं और शिक्षाविद भी हैं। तो इन चीज़ों से आपके बच्चे की प्रोग्रेस हो सकती है। तो आरजेएस फैमिली इस तरह से 19 में से जो 17 नंबर का ग्रुप है वो आरजेएस का एजुकेशन ग्रुप है और बच्चों के लिए बनाया गया है। और तो मैंने सोचा कि इनसे कुछ बच्चों मार्गदर्शन के लिए भी बातचीत की जाए, और एक वैसे ही, हालांकि ये यूट्यूब पे लगा दिया गया है और ग्रुप में भेज दिया गया है, लेकिन एक झलक उन फेसबुक फ्रेंड्स के लिए भी। जब मैं हाई स्कूल में था तो मेरी पहली किताब छप गई थी। तो मैंने सोचा कि चलो आज उनसे जो बातचीत है उसको सुनवाते हैं। तो कोशिश करते हैं आप तक पहुंचाने की। नहीं, वो लेखक क्यों नहीं बना? मैंने कहा भैया ये लेखक बनाना अपने हाथ था। तो मेरी पहली किताब छप गई थी, उसका नाम था लाल सवेरा। और वो पूछा आपको पोइट्री किताब में? लाल सवेरा में तो पोइट्री जीवन में मेरी आग लगी क्रांति जा से दहक उठा, सरनी मारू का गान भरा मन में बढ़वा में भवक उठा। अरे मुझे आज भी कंठस्थ है, हाई स्कूल का। शुरुआत आपने कविता से की? हाँ, मैं कविता ही मेरा बेसिक है जी। मेरा जो 25 कविता संग्रह, पीएचडी मेरे को कविताओं पर ही ज्यादा हुई ना। महाकाव्य है, आप भी ज्यादा नहीं जानते मेरे बारे में। एक्चुअली क्या है कि जो मेरा महाकाव्य है अग्नि, इसमें तो सीरियल बना है 1993 में पूरा। उस पर ये मनु पर है, मनुमान ऑफ लॉर्ड चलेंगे लंगुड़ता इस राजभवन में बना, छंदोबद्ध है। तो इतने आपको प्रेरणा कहाँ से मिल रही थी? काफी कविताएं भी हैं। अब थोड़ा सा इसका अंत का क्लू देखते हैं। ये लगभग 23.5 मिनट की वीडियो है। उससे बच्चों को निराश नहीं होना। उनको अगर किस्मत है, किस्मत में भी, जैसे आजकल आज की स्थिति बता रहा हूँ मैं आपको। ये जो एक अंग्रेजी में एक वर्ड है ब्लिस, BLISS, ब्लिस इन वर्ड है ये, मतलब उसको मैं यूज भी किया है।
तो उसको भी वरदान छिपे हुए हैं। इसका अर्थ है अभिशाप। अगर ये आज का कोरोना इसको हम झेल रहे हैं और उस कोरोना को क्या अच्छा तो कोरोना को जो अभी देखिए मैं घर की भी समस्या हल कर रहा हूँ। जी जी ये भी सभी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि फोन आए पड़े हैं। तो मैंने अब बाजार जो है ना ये सारा और आपको हमारे पहले वाला जो एडिशन था उसमें छपा हुआ है जी, उसमें गुरुकुल भी छपा हुआ है जी जी। उसमें जो है ना आपको बताया है ये हमारी जो भारतीय संस्कृति के साथ षड्यंत्र हुए हैं और लोगों को पता नहीं है कि ये षड्यंत्र कौन कर रहा है। और इसीलिए फिर पाकिस्तान बनने के बाद भी जो है आतंकवादी और फलाने ये सब आप जानते हैं, आप तो पत्रकार हैं, यू नो एवरीथिंग। इस पे काफी कुछ लंबी बातचीत है क्योंकि 23.5 मिनट की बातचीत है और ग्रुप में भेजा हुआ है, आप लोग सुन सकते हैं। लेकिन बच्चों के ग्रुप में हम लोग एजुकेशन की चीजें इस तरह की भेजते रहते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने हाल ही में स्कूल में पढ़ाती एक टीचर का वीडियो शेयर किया है, जिसके कायल बॉलीवुड के सुपरस्टार टीचर के पढ़ाने का तरीका। आप भी देखिए ऐसा क्या है इस वीडियो में जो वायरल हो रहा है। देखो तो ये हाथ में कितनी उंगली है, देखो तो इस हाथ में 5 उंगलियां हैं और इसमें टोटल 10 उंगलियां हैं ना। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब में लिखा हुआ। उससे अगर नहीं भी दिखाई दे तो गिनती तो कर सकते हो तुम लोग, है ना। ये 1 2 3 4 5 और ये 6 7 8 9 10। तो 9 से हम गुना करेंगे इसमें लिखे हुए किसी भी अंक से 9 को गुना करना है। तो तुम लोगों ने पहले कहा है 9 को गुना करना से नहीं, तो देखो कितना हाथ ही हमारा कैलकुलेटर है, गुना करने की जरूरत ही नहीं है और गुना हो जाएगा। तो चौथा ये है 4, चौथा उंगली को पकड़ ले क्योंकि 9 को गुना 4 से करना है, तो चौथा उंगली को पकड़ ले। तो 4 के पहले कितना उंगली है, देखो तो 3 लिख दो। और इसमें कितना उंगली है टोटल 6 हो गया गुना। भारी है हल्का है ना। अब 9 को गुना करना है 5 से, 5वां उंगली पकड़ लो। 5 से इधर कितना है 4 और 5 से उधर कितना है, बस हो गया गुना। मजा आ रहा है। अब 9 को गुना करना है 9 से, 9 वाला उंगली पकड़ लेंगे। इस तरह की कुछ चीजें हैं वो आप लोगों तक पहुंचाई जाती हैं। आपके बच्चे हैं तो उस ग्रुप में भेजी जाती हैं। आज एक बहुत ही दुखद घटना हुई है बिहार में। आप जानते हैं कि चुनाव है, तीसरे चरण का मतदान होने वाला है और उसे लेकर तैयारियां चल रही हैं। दरभंगा मुजफ्फरपुर सीमा के नजदीक सड़क हादसा, बीएसएफ के 9 जवान शहीद हो गए और कई घायल हो गए हैं। इस वर्ष सड़क हादसों के कई दुखदायी घटनाओं के बीच वाहन दुर्घटना का एक और मामला बिहार से सामने आ रहा है। आज खबर है कि सीमा सुरक्षा बल के जवानों से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। इस भीषण हादसे में कई लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि बीएसएफ जवानों से भरी चुनाव करवाने के लिए पोलिंग बूथ के लिए रवाना हो गई थी, मगर दुर्घटना का शिकार हो गई। फिलहाल हादसे के कारणों का पता नहीं चल पाया है। मौके पर पहुंचे राहत व बचाव दल ने रेस्क्यू कर घायल जवानों को उपचार के लिए जो सिंहवाड़ा का सीएचसी है वहां भेज दिया गया है। जानकारी के मुताबिक घटना बुधवार देर रात की बताई जा रही है, जब बिहार के सिंहवाड़ा विधानसभा में होने वाले वोटिंग को शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न करवाने के लिए बीएसएफ जवानों से भरी बस दरभंगा मुजफ्फरपुर सीमा से कुछ दूर अनियंत्रित होकर करीब 10 फीट गहरे गड्ढे में गिर गई। फिलहाल उपचाराधीन सभी जवानों की हालत स्थिर बताई जा रही है। लेकिन 9 जवान शहीद हो गए हैं तो इनको हम लोग श्रद्धांजलि देते हैं। इस तरह की चीज़ें जवानों के साथ हो जाती हैं। देखिए चुनाव तो हो रहा है, सरकारें भी बन जाएंगी, लेकिन ये हमारे जो जवान हैं वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों के लिए जो जा रहे थे, तो बड़ी दुखद घटना है।
परिवार जो है प्रभावित हो जाएंगे और कई घायल हैं उसमें, फिर क्या होगा। तो ये चीज़ थोड़ी सी दुखदाई है। और रात में यात्रा कर रहे थे वो। दीवान सिंह जी जो आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए हैं, आज उन्होंने पोस्ट किया है। तो दीवान सिंह ने क्या कहा है कि 8 बजे रहा ही ये कार्यक्रम, ये एपीएन न्यूज पर कार्यक्रम पराली पर बात रखी कि किसानों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत 100 रुपये प्रति क्विंटल दिए जाते तो ये पराली न जलाए, पर कोई सरकार सीरियस नहीं है। सर्दियों में आसपास के राज्यों के खेती की हवा से शहर के चेंज होने में कई दिन लग जाते हैं, इसलिए दिल्ली जैसे बड़े शहर गैस चैम्बर में बदल जाते हैं। इसलिए दिल्ली का और विस्तार न करे, पर न केंद्र सरकार और न दिल्ली सरकार मानती है इस बात को। शहर को बढ़ाते जा रहे हैं एनसीआर, लैंड पूलिंग पॉलिसी इत्यादि से। इस तरह शहर कभी साफ नहीं होगा। पॉल्यूशन तो सदियों से रहा है, पर हवा साफ कर देती है इसको। पर इतने बड़े शहर के लिए तो बहुत समय लग सकता है अगर सर्दी हो और हवा धीमी हो। लेकिन रियल एस्टेट का और तरह तरह की जो मिलीभगत है पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और इस तरह से नहीं होगा। लेकिन उसी के बीच में जो पराली है उसको लेकर दिल्ली सरकार ने एक नई मुहिम चलाई है। तो मैं चाह रहा हूं कि उस मुहिम के बारे में आपको बता दूं। ये अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी ये कहते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पोस्ट में लिखा हुआ है कि दिल्ली के खेतों में बायो डिकम्पोजर तकनीक कामयाब रही, पराली खाद में बदल गई है, जिससे दिल्ली का किसान संतुष्ट भी है और खुश भी। हमारे किसान पराली जलाना नहीं चाहते, हमने उनको समाधान भी दिया है और सुविधा भी। अब दूसरे राज्यों को भी बहाने छोड़ अपने किसानों को यह सुविधा जा रहा है। ये खाद में बदल गया। इस पे कुछ छिड़काव किया जाता है किसी चीज का, और उसके बाद ये खाद में, पराली जो है खाद में बदल गया।